यहाँ पर नुकसान हुआ है ऊना में। लगभग तमाम जगहों पर ये खुद भी ग्राउंड ज़ीरो पर गए हैं और इनसे बात करते हैं कि कितना नुकसान हुआ है और क्या जो पानी की समस्याओं को लेकर इन्होंने शहर में पैसा लगाया उसका कितना फ़ायदा हुआ और कितना नुकसान हुआ। सतपाल जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद जी। सतपाल जी, जिस प्रकार से बहुत ज़्यादा बारिश हुई है, 88 का रिकॉर्ड भी टूट गया, फ्लड भी आपने देखा। क्या लगता है कि इतनी बारिश के कारण जो ऊना में जल भराव की स्थिति बनी थी, हालांकि आपने पैसा लगाया है शहर में, तो उसका अर्थ क्या निकला? जो अभी बारिश के कारण पूरे प्रदेश के अंदर नुकसान हो रहा है, उसका उदाहरण ऊना के अंदर भी 4 दिन पहले ध्यान में आया। जो रिकॉर्ड के अनुसार बताया गया मीडिया के माध्यम से कि 1987-88 में जो बाढ़ आई थी, उससे ज़्यादा मात्रा में जहाँ पर पानी बरसा लगभग 4 घंटे के अंदर। उसका नुकसान हुआ, लोगों के घरों के अंदर पानी चला गया, लोगों की दुकानों के अंदर पानी भर गया। कॉलोनी सारी की सारी ऊना शहर का सराउंडिंग जितना भी लो लाइंग एरिया है, डाउन एरिया जो है ऊना के शहर का, उन सभी कॉलोनीज चंदर लोक कॉलोनी, शैलजा विहार कॉलोनी, फ्रेंड्स कॉलोनी, प्रेम नगर, दर्शन नगर, इस तरह से वगैरह वगैरह जितनी भी जो डीसी साहब के घर दफ्तर के सामने कॉलोनी है, बैड़ी मोहल्ला, ऐसा जितना भी शहर के एरिया हैं जो थोड़ा सा भी कहीं नदी नालों के पास था, उसके अंदर पानी चला गया। और पानी बरसा भी ज़्यादा है, एक तो ये कारण है, और दूसरा ये है जो व्यवस्था की जाती है वो इसलिए की जाती है कि जितना भी पानी बरस जाए तो उसको पानी को निकलने को रास्ता मिल जाए। उसके नाते ऊना शहर के अंदर भारतीय जनता पार्टी के समय पर, जयराम ठाकुर जी के समय पर, हम लोगों ने 42 करोड़ 48 लाख रुपए का एक एस्टीमेट बनाया था नालों को चैनलाइजेशन करने का। उसमें 22 करोड़ 47 लाख रुपया जयराम ठाकुर जी की गवर्नमेंट के समय पर हम ले आए। बड़े 4 नालों का निर्माण हम लोगों ने शहर के अंदर किया। कुछ जगहों के ऊपर जहां लोगों ने अड़चन डाली, सब्जी मंडी एरिया या फिर अन्य जितने भी एरिएज हैं, जहां जहां लोगों ने दिक्कतें पैदा की, वहां कुछ एक स्थानों के ऊपर नाले बनने से भी रह गए। और उसके साथ साथ जब से वर्तमान कांग्रेस की गवर्नमेंट आई है, एक भी रुपया इन नालों की चैनलाइजेशन के लिए नहीं आया। जो एस्टीमेट बना था उसको एक्स्ट्रा जो मिलना था, और बारिश एक्स्ट्रा हुई, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो सारी व्यवस्थाएं, सरकारी व्यवस्थाएं सारी हाँफ गई, सारी खराब हो गई। और लोगों के घरों के अंदर जब हमारा जाना हुआ तो 2-2, 4-4 फुट पानी, जिसमें उनके बेड खराब हो गए, फ्रिज, कूलर के साथ साथ आपके जो टीवी, यानी ऐसा मैं मान सकता हूँ कोई घर ऐसा नहीं है जिनके अंदर पानी है जिसका 50,000, लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख का नुकसान नहीं है। और इसी तरह से जो दुकानों के अंदर बेसमेंट के अंदर पानी गया तो लोगों का 50 लाख रुपए से ज़्यादा का भी नुकसान पहुँचा गया अलग अलग जगहों पर। ऊना जो हमारा कॉले रोड है उसके ऊपर भी अलग अलग जगहों के अंदर गया, हमीरपुर रोड है उसके ऊपर भी जगह जगहों के ऊपर गया, और बाजार के अन्य स्थानों के ऊपर भी पानी, बैड़ी मोहल्ला आदि क्षेत्र में जगह जगह पे पानी गया लोगों के घरों के अंदर। और इसके साथ साथ ऊना शहर के साथ साथ अगर आप गाँवों में जाएंगे तो गाँवों में भी अलग अलग गाँवों के नाम लूँगा तो अलग हो जाएगा, क्योंकि अलग अलग गाँवों के अंदर सनोली, मजारा, सनोवर से लेकर के बाछड़ा, सुनेरा, बराना, जमकौर, नंगड़ा, फतेहपुर, कुठार कला, कुठार खुर्द, रामपुर वगैरह वगैरह जो है लो लाइंग एरिया है, उनके अंदर भी लोगों के घरों के अंदर पानी चला गया। और एक स्थान के ऊपर तो सनेरा गांव में खड्ड का जो चैनलाइजेशन किया था, वो खड्ड का चैनलाइजेशन टूट गया और 3 भाइयों के घरों के अंदर पानी चला गया लगभग 7-7 फुट अंदर, और सारा एरिया खराब हो गया। और उसके लिए हम लोगों ने जेसीबी भिजवाई वहाँ पर, उसको थोड़ा और, ताकि पानी लगातार उनके घर के अंदर ना आता रहे। उसके लिए लोग लगे हुए हैं, पंचायतें भी लगी हुई हैं। प्रशासन के लोगों ने जो एक शायद गलती होगी जो मुझे शहर के अंदर घूमने से लगा, मैं कल फ्रेंड कॉलोनी में था, अलग अलग एरिया के अंदर था, तो लोगों ने बताया कि जो मई जून महीने में नालों को साफ किया जाता था वो इस बार नहीं किया गया। बड़े बड़े घास के साथ साथ नड़े उनके अंदर आज भी हैं। और कई जगहों पर मैंने प्रशासन से बात करके जेसीबी लगाने की बात भी की है।
तो शायद जो मई जून महीने में सफाई होनी थी नालों की, वो शायद कहीं ना कहीं प्रशासनिक दृष्टि से गलती हो गई, उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया गया। क्योंकि उन्ना नगर परिषद की जो नगर परिषद है, इसको 1 साल पहले ही गवर्नमेंट ने भंग कर दिया और नगर निगम बनाने की घोषणा कर दी। कोई जनता का प्रतिनिधि बचा नहीं, चुना हुआ प्रतिनिधि। प्रशासनिक अधिकारियों ने कमरों में बैठ करके नगर निगम का राग अलापना शुरू कर दिया और उसके कारण वो सब लोग वार्डों की सीमाबंदी में लगे रहे, रिजर्वेशन में लगे रहे। झूठे सच्चे आंकड़े लेकर के उन्होंने कहीं छोटे वार्ड बना दिए, कहीं बड़े वार्ड बना दिए। वो अलग विषय है, उसका वार्ड से कोई लेना देना नहीं, लेकिन मैं आपके ध्यान में ला रहा हूँ कि किन कामों में वो बिजी थे। और जो शहर के अंदर जो फिर नुकसान हुआ, ये सारे का सारा नुकसान लोगों के लिए बहुत भारी साबित हो रहा है। हमारा जो 84 पौड़ी है उसके सामने लोगों के जो मकान हैं, जहां भारतीय जनता पार्टी के समय पर 5.5 करोड़ रुपए का डंगा लगाने का हमने एस्टीमेट बनाया था, इन द मेन टाइम वो एस्टीमेट गया और गवर्नमेंट चली गई। वो भी 5 करोड़ रुपए में से एक 5 रुपए भी नहीं आए, जिसके कारण वहाँ भी मकान काफ़ी लटक गए और पहाड़ियाँ गिर गई। ऐसे महतपुर एरिया के अंदर, बसेड़ा एरिया के अंदर परसों रात एक बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई। एकदम उस एरिया के अंदर बारिश हुई, थोड़े से एरिया के अंदर, और एक व्यक्ति नाले के अंदर बह गया और उसकी मौत हो गई। तो ये बिल्कुल अननेचुरल चीज़ें हो रही हैं कि महतपुर जैसे एरिया में भी व्यक्ति का नाले में बह जाना। और उस दिन जब मैंने बातचीत की, मुझे रात को लगभग 12 बजे फ़ोन आया, मैं शिमला में था, वहाँ के वाइस चेयरमैन का। तो मैंने उनसे पूछा क्या बात होगी, मुझे थोड़ा लगा भी कि एकदम फ़ोन क्यों आया, क्या बात हो गई। तो उन्होंने कहा जी ऐसे ऐसे बारिश पड़ी और नाले के अंदर व्यक्ति बह गया, पुलिस एनडीआरएफ के लोग लगे हुए हैं। फिर मेरी पुलिस वालों से भी बातचीत हुई, तो कुल मिलाकर के सुबह कल उनकी डेड बॉडी मिल गई। तो ऐसा एक अननेचुरल सी बारिश हो रही है और असीमित बारिश हो रही है, जिसके कारण जो बहुत बड़ा नुकसान हुआ। लेकिन मैं उसके अंदर दूसरी बात जरूर जोड़ना चाहूँगा, जिसमें कहीं ना कहीं प्रशासन की और कहीं ना कहीं जो मैं कहूँगा अगर डरपोक राजनेता, जो लोग स्टैंड नहीं लेते हैं समय समय पर, जो लोग जहाँ पर रहे, वो लोग नाले जो लोग नहीं बढ़ाने देते, वहाँ सख्ती करनी पड़ेगी, सख्ती करनी चाहिए। हम लोगों ने तो की, जिस समय हम थे हमने बोला कि भैया नाला बढ़ना है, नाला नेचुरल है, तेरी ज़मीन है मेरी ज़मीन है, इसका कोई मतलब नहीं है। जो नेचुरल फ्लो है उसको कोई नहीं रोक सकता। स्वां चैनलाइजेशन हुआ तो 712 कनेल ज़मीन, वहाँ पर 712 मीटर चौड़ा वो स्वां है, उसके बीच में लोगों की 400-400 500-500 कनेल ज़मीन है। वैसे लोग भी हैं जिनकी ज़मीनें स्वां के ओआरली साइड से, यानी ऊना साइड से शुरू हो जाती है और पार जाकर के गांवों में भी उनकी ज़मीनें हैं, अलग अलग गांवों, बडेड़ा, जो भी गांव पड़ते हैं आपका, पालकुआ वगैरह वगैरह। तो बीच में उनकी 500-500 कनेल ज़मीन है, तो हम उस स्वां को चैनलेशन से नहीं रोक सकते। देखिए इनकी 500 कनेल ज़मीन बीच में आ रही है, वो जहाँ भैया नेचुरल फ्लो होगा ही होगा। लेकिन ऊना के अंदर कई लोगों ने एक दो जगहों के ऊपर नाला रुकवाने की भी कोशिश की और रुके भी गए और नहीं बन रहे हैं। तो मुझे लगता है उन नालों को दोबारा बनाना पड़ेगा। और गवर्नमेंट से मेरा आग्रह है कि जो 42 करोड़ की डीपीआर हम लोगों ने बनाई है, उसका जो बकाया पैसा है जो 19 करोड़ का शिमला से डिमांड की गई थी उस समय, वो पैसा आ जाए तो इन नालों का निर्माण हम लोग कर सकते हैं। तो नालों के माध्यम से जो बचाव शहर के अंदर हुआ है उसको और हम लोग बचा सकते हैं। और दूसरा मेरा जनता से भी आग्रह रहेगा कि जो सारे के सारे नाले बंद मिले, किसी के अंदर ढेर लगे हुए हैं कूड़े के, करकट के, पुराने कपड़ों के, पुराने टैचियों के, पुराने बैगों के, ये मुझे लगता है किसी ने नहीं फेंके सिवाय जनता के। तो जनता का नाला है, जनता के घर में पानी घुसा है, तो उसके लिए कहीं ना कहीं लोग इस तरह का जो हम लोग, जिसको हम लोग कहते हैं अवैज्ञानिक ढंग से, हम लोग उन नालों को बंद करते हैं, उनके अंदर झाड़ू मार करके लिफाफे फेंकते हैं, उनके अंदर सड़े हुए कपड़े, खराब घर का सामान, वो सारा हम लोग नालों के अंदर फेंकते हैं। अब उन नालों में जब बंद हुआ तो वो सबका नुकसान हुआ। जी हमें जागरूकता, जिसको मोदी जी ने स्वच्छ भारत अभियान से जोड़ा हुआ है, हम लोग इन नदी नालों के अंदर अपना कूड़ा कचरा ना फेंकें, अपने कपड़े ना फेंकें, जो फटे हुए सामान है, घर का सामान है, किसी के घर की कंस्ट्रक्शन होती है, नया बनता है मकान, तो उसका जितना भी रॉ मटेरियल टूटा फूटा निकलता है, रोड़ी बजरा कट्टा, वो हम लोग वहीं छोड़ देते हैं। जब बारिश आती है रुड़ करके वो नाले के अंदर जाता है, बह करके जब नाले के अंदर जाता है तो वो सिल्ट पैदा करता है, वो पूरा नाला भर जाता है और पानी ऊपर से निकल जाता है। तो ये भी उसका प्रमुख कारण है जो मैंने देखा। जो
हम सब लोगों की सबकी जिम्मेवारी है। इसको हम लोग किसी गवर्नमेंट से या किसी अकेले प्रशासन पे नहीं फेंक सकते। जहाँ 50,000 लोग रह रहे हों, 1 लाख लोग इस कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर रहते हैं, अगर वहाँ पर प्रशासन की जिम्मेवारी है, वो कहीं चूक हुई है तो उसको हम सब लोगों को मानना चाहिए। कहीं राजनीतिक चूक है उसको भी मानना चाहिए, लेकिन जो सामाजिक चूक है, जो स्वयं लोगों की चूक है, उसको भी हमें स्वीकार करना पड़ेगा, तब जाकर के समस्या का हल होगा। अन्यथा हर साल हम लोग मौक़ों पे जाएंगे, वहाँ पर फोटो खींची जाएंगी, लोग हमें फ़ोन करेंगे, हम लोग जाएंगे, हल कोई नहीं निकलेगा। सबको जागरूक होना पड़ेगा। जहाँ कोई नाला बनने से रोकता हो, किसी की प्राइवेट लैंड है चाहे गवर्नमेंट की लैंड है, अगर नेचुरल भाव है तो मुझे लगता है, कल मैंने उन्ना के अंदर देखा कि लोगों ने नाले के ऊपर ही मकान बना दिए हुए हैं, दीवारें बना दी हुई हैं, कमरे बना दिए हुए, टॉयलेट बाथरूम बना दिए हुए हैं। तो भैया टाउन कंट्री प्लानिंग क्या कर रहा है, म्यूनसिपल कमेटी क्या कर रही है, ये क्या कर रहे हैं दोनों अधिकारी। इनके अधिकारियों को जिम्मेवार गवर्नमेंट को एक ऐसा कानून बनाना चाहिए, जो भी अधिकारी उस एरिया के अंदर काम कर रहा है उस समय अगर गवर्नमेंट की लैंड के ऊपर इंक्रोचमेंट होती है, नाला खड्ड दरिया उसके ऊपर इंक्रोचमेंट होती है, तो वो अधिकारी उसका जिम्मेवार होगा, उसकी नौकरी जाएगी और उसके ऊपर फाइन लगेगा, ताकि इतने लोगों का नुकसान ना हो जो आज लोगों का नुकसान हो। सतपाल जी, जब बारिश हो रही थी हम खुद ग्राउंड जीरो पर थे, इंडिया न्यूज़ की टीम। तो अगर कुल मिलाकर देखा जाए तो जिस प्रकार से चाहे रामपुर की बात करें, चाहे पुराना जो पेट्रोल पंप की बात करें, वहाँ भी 2-3 नाले हैं। लोगों का ये मानना है कि लोगों ने नाले पर ही अतिक्रमण कर लिया हुआ है और जो सिल टाइप बह के वो ज़्यादा मात्रा में, जिस कारण ऊपर से दुकानें हैं और नीचे से पानी नहीं निकल पाया, इस कारण वो पानी सारा मूव करके शहर के अंदर है। आपको क्या लगता है कि यही कारण है छोटे नाले होने का? वही कारण है, आप लोग स्वयं जानते हैं, जो हमारा पुराना सेक्रेटरीट था, हर साल उसके अंदर पानी घुसता था, कोर्ट के अंदर पानी चला जाता था। तो हम लोगों ने 29 करोड़ रुपए का नया सेक्रेटरीट बनाया, लेकिन जो सेक्रेटरीट का दूसरा फेज है, पुरानी बिल्डिंग को तोड़ना, वहाँ से कंज्यूमर कोर्ट को तोड़ना और बैक साइड में जो डिप्टी डायरेक्टर एलिमेंट्री और हायर एजुकेशन के दफ्तर हैं उनको तोड़ करके उनको हाइट दे करके नया फेज 2 ऊना सेक्रेटरीट वो बनना था, वो गवर्नमेंट ने नहीं बनाया। कांग्रेस गवर्नमेंट आ गई तो मुझे लगता है उसका तो डीपीआर भी तक नहीं इन्होंने बनाई है। तो उसके अंदर भी इस बार पुराने सेक्रेटरीट के अंदर भी पानी घुसा, नया बच गया, पुराने के अंदर गया। तो उसकी जानकारी जो मिल रही है, अभी विजिट करूंगा मैं उस एरिया में, बताते हैं कि कोटड़ा एरिया से और लाल सिंगी एरिया से खड्ड ने अपने रुख को चेंज किया, और वो भी मुझे लगता है कि नाला ही कोई ना कोई चेंज हुआ होगा जिसके अंदर लोगों ने ये सारा कूड़ा कचरा फेंका होगा या फिर सेट आया होगा। तो वो सारा सब्जी मंडी से होते हुए, अम्ब रोड से होते हुए पुराने सेक्रेटरी के अंदर चला गया, जो कि 4-5 सालों से नहीं जा रहा था। तो उसका नुकसान हुआ है। इसमें हम लोग, मुझे लगता है, दोषारोपण ना करते हुए अगर हम कोई बृहत योजना बनाएंगे, सिर्फ ऊना शहर की नहीं मैं बात कर रहा हूँ, अब तो गांवों के अंदर भी प्रॉब्लम आ गई है। गांवों के अंदर लोग क्या कर रहे हैं कि अपनी मिट्टी उठाते हैं, अपनी जिसको कहते हैं भर्ती डालने के लिए वहाँ की मिट्टी उठा लेंगे, मेरा खेत है जी, मेरा खेत है जी, दूसरे के मकान को टांग देंगे सीधा। तो वहाँ भैया डंगा कौन लगाएगा? आदमी की मिट्टी है तो दूसरे के मकान का भी तो अधिकार है जिसका ऊपर मकान है। तो उस मिट्टी के बारे में भी हमें रूल बनाना पड़ेगा कि मैं कहाँ तक उठा सकता हूँ, और अगर नुकसान होता है तो नीचे जिसने वहाँ से भर्ती डालने के लिए मिट्टी उठाई है या उठवाई है, उस आदमी का भी कोई ना कोई प्रावधान होना चाहिए कि वो आदमी किस हद तक इन चीज़ों को कर सकता है। समस्या एक नहीं है, समस्या बहुत है। इम्प्लीमेंटेशन की समस्या है, रूल की, कानून को लागू ना करने की समस्या है। अनेकों जगहों के ऊपर लोग इंक्रोचमेंट कर रहे हैं। इलीगल माइनिंग जो खड्डों के अंदर हुई है, आप देख रहे हैं रामपुर का पुल बैठ गया जी, अभी इसके बाद देखना आपने बारसड़ा का पुल बैठेगा, बारसड़ा के पुल को खार लग गई है, वो बैठेगा, पूरे का पूरा बैठेगा। वो हमने बीजेपी के समय पर 2 करोड़ 26 लाख रुपए का बनाया था दोनों साहब के टाइम पर। और इसके बाद नंगड़ा वाला पुल, उसके बाद खानपुर वाला पुल, और आपका सुहा का गालूवाड़ का पुल तो बैठ ही गया, उसका तो 32 करोड़ सेंटर ने दे दिया, लेकिन सेंटर दे रहा है, लेकिन हम पुलों को तोड़ रहे हैं सारे के सारे लोग। पंडोगा के अंदर पुल बंद है, आजकल सड़क बंद है। तो ये सारी जो खड्डों के अंदर इलीगल माइनिंग हो रही है सुहा के अंदर, उसकी सुहा के गड्ढों को भरने के लिए खड्डों से मिट्टी गई, जो खड्डों से मिट्टी गई तो खड्डों के बीच में घराड़ पड़ गई, डाउन आ गया, 3-4 पिलर डाउन हो गए, 3-4 पिलर बैठ गए, पुल पूरा बाकी खड़ा है, लेकिन पिलरों के नीचे मिट्टी निकल गई। तो जो क्या इसके लिए प्रशासन कुछ कर रहा है? क्या इसके लिए इलीगल माइनिंग को रोकेगा? जिसकी एक भी लीज नहीं है, जलेड़ा से लेकर के गालूवाड़ इसके तक आपका बाथुरी तक, उसके अंदर रात को 200-200 टिप्पर इलीगल माइनिंग के निकलते हैं। इससे अच्छा तो ये है कि लोगों की जमीनों का रिकॉर्ड ले गवर्नमेंट, उनको लीगल माइनिंग दे। अगर उसमें से कोई इलीगल
फिर करता है माइनिंग, स्वाम्प के अंदर पोकलैंड जेसीबी लेके आता है, तो उस आदमी की लीज रद्द करके उसके ऊपर केस बनाया जाए। ये जो इलीगल माइनिंग करने वाले लोग हैं, ये तो जमीन किसी की है, उनको बेचारों को कुछ नहीं मिल रहा है, और जो इलीगल माइनिंग करने वाले हैं चांदी लूट रहे हैं, और बड़े नेता उसमें हिस्सेदारी डाल करके बैठे हुए हैं। सबको पता है कि हिस्सेदारी किस किस की है। टिप्पर पोकलैंड जेसीबी किस पार्टी के किस अधिकारी की पकड़ी गई, सबको पता है फतेहपुर के अंदर। अगर बात करें कानून व्यवस्था को लेकर भी, आपने कल भी बोला, उससे पहले भी जिस दिन गोलियां चली थी उस दिन बोला, कानून व्यवस्था कहीं ना कहीं ऊना की अगर देखा जाए तो चरमरा रही है, आपने ऐसा साफ तौर पर कहा है। और कहीं ना कहीं ऊना को एक तरह से लगता है कि ग्रहण लग गया, कभी आपदा, कभी गोलियां चल रही है, कभी किसी की मृत्यु हो रही है। तो क्या लगता है कि आने वाले दिन ऊना के लिए कैसे? ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि ऊना के अंदर, बॉर्डर एरिया के अंदर जो कानून व्यवस्था बिल्कुल चरमरा गई है। अनेकों समय पर ऐसी घटनाएं हुई जिसके कारण लोग दहशत में हैं, चाहे फिरौतियों का मामला हो, चाहे नशों के अवैध व्यापार का मामला हो, जुआ खेलते हुए लोगों का पकड़ा जाना, फिर उसी पुलिस को सस्पेंड करना, ये पुलिस का कानून व्यवस्था के बारे में नज़रिया साबित करता है, और स्थानीय नेताओं का नज़रिया दिखाता है कि उनका नज़रिया क्या है। और ऐसे ही एक व्यक्ति को गोलियों से बूंद देना, और आज तक भी पुलिस के हाथ में कोई व्यक्ति नहीं लगा है, पता नहीं चल रहा है उसका कौन आया, कौन मार करके चला गया, और क्या आज ये प्रॉब्लम है, आखिर समस्या क्या है। तो मुझे ऐसा लगता है कि प्रशासन को सख्त कदम उठाने चाहिए, और जो स्थानीय नेता हैं, जिनकी गवर्नमेंट है, जो सत्ता के अंदर बैठे हैं, उन सब नेताओं को, और विशेष रूप से डिप्टी चीफ मिनिस्टर मुकेश अग्निहोत्री जी को आगे आना पड़ेगा, क्योंकि वो स्वयं ही दबाव महसूस कर रहे हैं इस गवर्नमेंट के अंदर। 3-3 महीने उनको सेक्रेटरी गए हुए हो जाते हैं, हो जाते ही नहीं है। अगर 3-3 महीने आप सेक्रेटरी के अंदर नहीं जाएंगे, तो आप जो सुख सुविधा है तो उसको क्यों भोग कर रहे हैं? जब सुख सुविधा छोड़ दो, या फिर फ्रंट फुट के ऊपर आकर के खेलो। अगर आपकी कोई नहीं सुनता है तो आप जनता के सामने रखो, क्योंकि इस एरिया के अंदर जैसी गुंडागर्दी शुरू हो गई है, उसमें कोई भी व्यक्ति सेफ नहीं बचा है। वो चाहे सामाजिक कार्यकर्ता है, राजनीतिक कार्यकर्ता है, आम समाज के लोग हैं, सबके ऊपर कहीं ना कहीं बदमाश लोगों की तलवार लटक रही है। तो इसलिए ऊना जिला के अंदर जो बाढ़ से नुकसान हुआ है, मुख्यमंत्री जी का अभी तक कोई बयान तक नहीं आया, उप मुख्यमंत्री जी कहाँ हैं, कोई कुछ पता नहीं चल रहा है, और उसके साथ साथ गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऐसा विशेष रूप से मंत्री भी जहाँ नहीं भेजा गया कि भैया वहाँ पर जाकर के कुछ देखो। यानी ऊना को लबारिश छोड़ दिया इन लोगों ने। ऊना के अंदर आनंद लो, खाओ पियो मौज करो, ऐसा चला हुआ है कि लीगल माइनिंग करो, नशे बेचो, जुआ खेलो, लॉटरी चलाओ, सट्टा चलाओ, और अगर आप लोगों को कोई पकड़ता है तो कांग्रेस के नेता खड़े हैं और उस पुलिस को सस्पेंड करवा देंगे, इसकी गारंटी है लोगों को। तो उस तरह से सारा धंधा चला हुआ है। अब इसके अंदर मुकेश अग्निहोत्री जी की क्या भूमिका होगी, क्या उनको अपना जो वरिष्ठता, वो बोलते हैं मैं बहुत वरिष्ठ मंत्री हूँ और जिम्मेवार आदमी हूँ, बहुत सी बातें एक बार बोलते हैं, जब मौके आते हैं तो वो पिछड़ जाते हैं, कहीं ना कहीं स्टैंड लेने में पिछड़ जाते हैं। तो उसका कारण क्या है वो स्वयं बोल सकते हैं, क्योंकि वो हमारे जिला के वरिष्ठ नेता हैं और आज उनको एक प्रमुख जिम्मेवारी है। अगर मुख्यमंत्री जी जहाँ ध्यान नहीं देते तो आप जहाँ पर आओ, उनको आना चाहिए, उनको देखना चाहिए। और मुझे ऐसा कहना है कि सरकार को यहाँ विशेष आर्थिक सहयोग करना चाहिए जिनके नुकसान हुए हैं, जिनके मकानों के अंदर पानी घुस गए, जिनके मकान टूट गए, और उसके साथ साथ जिन लोगों का सामान खराब हो गया, जिन दुकानदार को 50-60 लाख का नुकसान हो गया, अलग अलग का 25 लाख, 50 लाख, 60 लाख, उन लोगों का सर्वे करते कानून से ऊपर उठ करके, रिलीफ मैनुअल से ऊपर उठ करके उनकी सहायता करनी चाहिए, ताकि उन बेचारों को दोबारा बिजनेस करने के लिए उनको राहत मिल सके। सतपाल जी, ये तो बाढ़, बारिश और राजनीति होगी, पर अगर मैं बात करूं तो संगठन की अब बात करते हैं। संगठन में कल नई जिम्मेवारी जिला में दी गई। आप भी लगातार प्रदेश के दौरे पर रहे हैं और 17 जिलों में जो है वो भाजपा की दृष्टि से जो 17 जिले हैं वहां पर भी इकाइयां जो है वो बना दी गई है पूरी कार्यकारिणी। अब क्या लगता है प्रदेश कार्यकारिणी का विस्तार कब तक होगा, और आने वाले सुनने में आ रहा है कि 24 तारीख को एक बड़ा प्रोग्राम ऊना में हो सकता है? भारतीय जनता पार्टी के सभी 17 जिलों की कार्यकारिणियाँ गठित हो गई, 171 मंडलों की कार्यकारिणियाँ गठित हो गई, और आने वाले समय में प्रदेश की हाईकमांड और केंद्रीय हाईकमांड मिलकर के प्रदेश के संगठन का भी गठन हो जाएगा, ऐसा मुझे उम्मीद है। तो पार्टी की गतिविधियाँ चल रही हैं। अभी हम 15 अगस्त तक कार्यक्रम आए हैं, तिरंगा यात्राएं करेंगे मंडलों के अंदर, और 14 अगस्त शाम को
जो हमारा देश का बंटवारा हुआ था 1947 को 14 अगस्त को, उसको हम लोग विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाएंगे, ताकि लोगों को याद रहे कि किन ताकतों के कारण इस देश का बंटवारा हुआ और हजारों नहीं लाखों लोगों के साथ उस समय अन्याय हुआ, कत्ल हुए और देश हमारा बंट गया। और उसके साथ साथ 15 अगस्त को भारतीय जनता पार्टी पूरे देश के अंदर तिरंगा दिवस के रूप में मना रही है। उस दिन सब लोग अपने घरों के अंदर 13, 14, 15 इन 3 दिनों के अंदर तिरंगा लहरा करके हम लोग देश के वीर सैनिकों का मान सम्मान बढ़ाएंगे, शहीदों का मान सम्मान बढ़ाएंगे। और उसके साथ साथ 15 अगस्त शाम को ही ससमान उस तिरंगे को सूर्यास्त के साथ उतारेंगे और अगले साल के लिए उसको बचा करके हम लोग रखेंगे, ताकि फिर आगे इस तरह से 15 अगस्त को हम लोग तिरंगा दिवस को मनाते रहें। तो ऐसे कार्यक्रम पार्टी लेकर के आई है और हम लोग उसकी तैयारी में लगे हैं और आने वाले समय में और जो आगे कार्यक्रम चलने हैं उसको लेकर के ऊना जिला के अंदर जो भी गतिविधियां होंगी उसको पार्टी आगे बढ़ाएगी। धन्यवाद सतपाल जी। तो हमारे साथ पूर्व भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और वर्तमान में ऊना सदर के विधायक सतपाल सिंह सत्ती